हेलो एवरीवन, मैं सौरभ कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में। यहां पर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा टॉपिक आज का वेव एंड वेव मोशन टाइप्स ऑफ वेव्स पार्ट 2। इस लेसन को शुरुआत करने से पहले मैं आपको क्लियरली एक चीज़ बता देता हूं कि आप पहले वेव एंड वेव मोशन का पार्ट 1 देख लीजिए, तब फिर आप पार्ट 2 में आइए, क्योंकि कंसेप्ट जो होंगे वो पार्ट 1 का ही लगेगा। सिर्फ यहाँ पर हम लोग डिफरेंट तरह का वेव्स को देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का हम लोग शुरुआत। तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे टाइप्स ऑफ वेव्स का एक अच्छा सा पिक्टोरियल रखा गया है। आप यहाँ पर से देख के आपको एक क्लियरली एक इमेज आपके दिमाग में आएगा कि कितना तरह का वेव्स होता है। तो जैसा कि वेव्स का मैंने हिंदी पिछला बार क्या बतलाया था, तरंगे। तो चलिए तरंगों के प्रकार को हम लोग थोड़े डिटेल से और थोड़े अच्छे से देखते हैं। देखिए, इस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे और मैं उन क्वेश्चंस को बहुत जल्द करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि टाइप्स ऑफ वेव, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंगे। दूसरा वेव्स है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मैकेनिकल वेव्स को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जहाँ ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। वहीं पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। देखिए, एक बार मैंने यहाँ पर अब हिंदी में बतला दिया, तो आप इस चीज़ को यहाँ पर दिमाग में रख लीजिएगा कि ट्रांसवर्स वेव का मतलब अनुप्रस्थ तरंगे होता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का को हिंदी में अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, ताकि जब मैं अभी आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं इसे बार बार दोहराऊंगा नहीं, ताकि मैं बहुत ही फ्लो मैनर में बतलाते हुए इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मैकेनिकल वेव्स के साथ। वेव्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए फिजिक्स में अगर मैं एग्जाम्पल आपके दिमाग में डाल दूँ तो आप बहुत ही आसानी से उसके डेफिनेशन को समझ सकते हैं। तो देखिए मैकेनिकल वेव्स होता क्या है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लीजिए दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, मैं अब इस तरह से दो लोग हैं। एक व्यक्ति है जो कि कुछ बोल रहा है, सपोज कुछ बोल रहा है, सपोज हेलो बोल रहा है, मान लेते हैं ये हेलो बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति जो है वो लिसनर है, जो कि सुनने वाला है। दूसरा व्यक्ति सुनने वाला है। अब ये जहाँ पर है उसके चारों ओर एक मीडियम है, एयर मीडियम। जैसे हम लोग भी आम अगर हमें बातचीत करना होता है तो हम एयर मीडियम में ही रह के बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पानी के अंदर जाके वाटर मीडियम में बात करते हैं, है ना। नॉर्मली हम लोग एयर मीडियम में ही बात करते हैं। तो जब हम सपोज ये व्यक्ति जो है, यानी जो स्पीकर है, ये स्पीकर है और ये लिसनर है, तो ये कुछ बोला मान लीजिए। तो ये जब ये कुछ बोलता है तो साउंड एनर्जी के रूप में पहले निकला, और इसके चारों ओर चूंकि एयर मीडियम है, यानी एयर का पार्टिकल्स चारों ओर है, इस तरह पार्टिकल चारों ओर है, तो क्या होगा कि साउंड एनर्जी के इन्फ्लुएंस में यहाँ पर डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। डिस्टरबेंस क्रिएट होने का मतलब क्या है, वेव फॉर्म करेगा, क्योंकि वेव क्या है, एक तरह का डिस्टरबेंस होता है। और आप देखिएगा कि यही जो पार्टिकल्स है वो इस वेव को आगे प्रोपागेट होने में, यानी आगे बढ़ने में हेल्प करता है।
और इसके वजह से लिसनर को कुछ सुनाई पड़ता है। यही चीज़ होता है सिंपली। तो मैकेनिकल वेव क्या है कि ऐसा वेव जिसको आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी मीडियम मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वेव को मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल हमारा साउंड वेव ही है। साउंड वेव को आगे बढ़ने के लिए क्या हुआ कि उसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ी थी, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मैं यहाँ पर फिगर बना के आपको दिखलाने का कोशिश किया हूँ, है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब इसका डेफिनेशन में चलते हैं। देखिए, तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन में क्या लिखा है कि मैकेनिकल वेव्स, दीज वेव्स रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू प्रोपागेट, यानी भौतिक माध्यम की जरूरत होती है आगे बढ़ने के लिए, है ना। अब देखिए, मेनली जो मैकेनिकल वेव्स है वो डिपेंड करता है दो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम से। एक है इनर्शिया और दूसरा है इलास्टिसिटी। ठीक है, पहला है इनर्शिया, दूसरा है इलास्टिसिटी। तो ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, तो इसको ये याद रखिएगा। ओके, अब देखिए हम लोग आगे चलते हैं। टाइप, तो मैकेनिकल वेव तरह से होते हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ऑलरेडी मैंने फ्रंट पेज में इसको डिस्कस किया हुआ हूँ। ठीक है, तो देखिए ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। एक ऐसा मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव होता है जिसमें पार्टिकल ऑफ मीडियम जो होगा वो वाइब्रेट करेगा परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है, देखिए अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए ट्रांसवर्स वेव, सबसे पहले सपोज कीजिए कि वेव मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये डायरेक्शन आपका वेव का डायरेक्शन है। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये है डायरेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है, अब क्या होगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये किसी ना किसी मीडियम में मूव कर रहा होगा, और मीडियम में क्या होगा, पार्टिकल्स होंगे डिफरेंट। अब अगर ये पार्टिकल्स जो है डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर ऑस्किलेट करता है या मूव करता है या अपना मोशन शो करता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, तो इस तरह का वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। इसका एग्जांपल आपके सामने है लाइट वेव्स, एस वेव्स, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, और फोर्थ नंबर में स्टोन थ्रोन इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं एग्जांपल्स को भी डिस्कस करूँगा। पहले मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को भी डिफाइन कर देता हूँ, ताकि इस दोनों साथ साथ में चलेंगे ना तो मेरे लिए आसानी होगी आपको समझाना। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने फिगर बना के आपको जो समझाया, इसके हिसाब से मुझे इन एग्जांपल्स को भी समझाना है यहाँ पर, ताकि आपको एग्जांपल्स याद हो जाए, और इनके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप अनुमान लगा के आप कह सकते हो कि हाँ ये जो एग्जांपल है वो ट्रांसवर्स वेव का होगा। क्योंकि एग्जाम में ये जनरली सिंपली पूछता है कि हाँ एस वेव है, ये किस तरह का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। तो ये सब सवाल आते हैं तो आप वो कर सकते हो। तो चलिए अब हम पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बता देता हूँ मैं, फिर तो देखिए अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, तो क्या अंतर है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव में। इसमें क्या होगा कि अगर ये आपका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेव है, यानी वेव जो है प्रोपागेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो भी मीडियम है, ये जो मीडियम है अगर ये इसी डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा है, यानी पैरेलल टू दिस डायरेक्शन ऑफ वेव मूव कर रहा है, तो इस तरह का जो वेव होता है वो क्या वेव कहलाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहलाएगा। तो इसका एग्जांपल होता है साउंड वेव्स, पी वेव्स, स्प्रिंग जो हो गया नॉर्मली, इसका एग्जांपल है। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने डेफिनेशन को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर पहले मैं एग्जांपल आपको पूरी तरह से समझाता हूँ, फिर हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले एग्जांपल।
तो यहाँ पर मैं समझाने जा रहा हूँ आपको ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव, देखिए ट्रांसवर्स वेव बनता कैसे है ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और कि इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी मैं अभी आपको पिछले स्लाइड में बतलाया हूँ। देखिए ट्रांसवर्स वेव में क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन ऑफ वेव है और पार्टिकल्स जो है मीडियम का वो अगर परपेंडिकुलर मोशन शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो इस तरह का वेव हमारा ट्रांसवर्स वेव होता है। ये मैंने अभी बतलाया आपको। अब देखिए, ये मैंने पिछला वीडियो में भी बतलाया था जब मैं वेव को डिफाइन कर रहा था, तो उसमें मैंने ये क्लियरली बताया था कि वेव का पार्टिकल कभी भी मूव नहीं करता है, वो हमेशा अपने पोजीशन में ही टू ऑन एंड फ्रो मूव करता है, यानी ऊपर नीचे ऐसे मोशन करता है। और मोशन के दौरान क्या होता है कि अपने सामने वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, और इस तरह से वेव का प्रोपगेशन होता है, यानी वेव आगे की ओर बढ़ता है। अब इस दौरान क्या होगा कि कुछ ज़्यादा पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, कुछ कम पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, और इस तरह का मोशन क्रिएट करता है, कुछ इस तरह का मोशन क्रिएट करेगा। अब यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है। पैटर्न कुछ इस तरह से हो रहा है कि कभी वेव ऊपर जा रहा है ज़्यादातर, और फिर कभी नीचे जा रहा है, फिर कभी ऊपर की ओर जा रहा है, फिर कभी नीचे की ओर जा रहा है। यानी एक तरह समझिए कि ये क्रेस्ट बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, और दूसरा है कि ट्रफ बनाते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी एक बार क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, इस तरह से वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, यानी वेव आगे की ओर बढ़ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बतलाता हूँ। मोशन ऑफ रॉक, ठीक है। देखिए डायरेक्शन ऑफ यहाँ पर एस वेव्स दिया हुआ है। एस वेव क्या है? भूकंप का एक टाइप है वेव का। एस फॉर सेकेंडरी वेव होता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए कि जैसे जो अर्थक्वेक जब भी आता है तो उसमें जो भूकंप के दौरान, यानी अर्थक्वेक के दौरान जो वेव जनरेट होता है वो हमारा सिस्मिक वेव कहलाता है। सिस्मिक वेव कहलाता है। अब जो सिस्मिक वेव होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका बॉडी वेव, और दूसरा होता है आपका सरफेस वेव। सरफेस वेव, बॉडी वेव का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो हमेशा सरफेस वेव से ज़्यादा होगा फ्रीक्वेंसी के टर्म पे। लेकिन हमें अभी उधर नहीं जाना, अभी मुझे बतलाना है आपको एस वेव और पी वेव के बारे में। तो बॉडी वेव दो तरह का होता है, एक होता है एस वेव और एक होता है पी वेव। एस वेव जो आप यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव, और पी जो होता है वो प्राइमरी वेव होता है, ठीक है। अब जो भी एस वेव होगा वो ट्रांसवर्स वेव कहलाता है, और जो पी वेव होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाता है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये पूछ दे कि पी वेव जो होता है वो किस तरह का वेव है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, हमेशा याद रखिए, और एस वेव जो होगा ट्रांसवर्स नेचर का होगा। चलिए, अगर ट्रांसवर्स नेचर का है एस वेव तो क्यों है? देखिएगा कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, आपको ये जो एरो है पूरा, ये क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ एस वेव। और ये जो एरो है, ये आपका जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है उसका मोशन शो कर रहा है। यानी अगर आप देखिए तो ये क्या कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, यानी एक तरह से परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ एस वेव के, है ना, यानी डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी वेव के परपेंडिकुलर है। यानी कुल मिला के यही है चीज कि परपेंडिकुलर है वेव के डायरेक्शन के। और हम ये बात जानते हैं कि जब कभी भी पार्टिकल ऑफ मीडियम परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेव के, तो उस वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से अभी ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि देखिए यहाँ पर ये कैसे फॉर्म कर रहा है, कभी ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो इस तरह से क्या बना रहा है ये? एक बार क्रेस्ट बनाया,
एक बार ट्रफ बनाया, फिर यहाँ पर एक बार क्रेस्ट बनाया और फिर ट्रफ बनाया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे दूँ। अगर जैसे एक मेटल का रड है, मान लीजिए, इसमें आप हैमरिंग कर रहे हैं, यानी हथौड़े से अगर आप इसको ठोक रहे हैं या मार रहे हैं, तो उस दौरान भी जब इसमें जो वेव क्रिएट होता है वो भी हमारा क्या वेव कहलाता है? ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि जो स्ट्रेंड इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या होता है कि एक जो तार का दोनों छोर होता है वो जुड़ा हुआ रहता है। तो जब इसमें कंपन क्रिएट होता है तो देखिएगा कि ये डायरेक्शन होगा वेव का, एक सीधा लाइन, और जो पार्टिकल है वो इधर आगे पीछे इस तरह से डोलता है। तो यहाँ पर भी जो वेव क्रिएट होता है वो कुछ इस तरह से क्रिएट होता है, यानी ये जो यहाँ पर इस तार में जो वेव क्रिएट होगा वो किस तरह का वेव कहलाएगा? आपका ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कई बार एसएससी सीजीएल का एग्जाम में पूछा है कि शांत जल में अगर कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो वहाँ पर जो वेव जनरेट होता है वो किस तरह का वेव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वेव जनरेट होता है कुछ इस तरह से जनरेट होता है, इस तरह से जनरेट होगा, यानी ये भी किस तरह का वेव कहलाएगा? आपका ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, फिर ये क्रेस्ट हुआ, फिर ये ट्रफ हुआ, इस तरह से ये वेव आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एटलीस्ट ट्रांसवर्स वेव पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को बताने से पहले मैं आपको बतला दूं कि ये मोशन कैसे करता है, ये आगे की ओर कैसे बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आपका जो ट्रांसवर्स वेव था, क्रेस्ट ट्रफ बनाते हुए बढ़ा था, यानी क्रेस्ट बनाया, फिर ट्रफ बनाया, फिर क्रेस्ट बनाया, फिर ट्रफ बनाया, तो उसी तरह आखिर जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका भी तो कोई पैटर्न होगा। तो देखिए इसका पैटर्न समझिएगा। इसका पैटर्न अभी मैं एक सिंगल लाइन से समझा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल भी देके समझाऊंगा। देखिएगा, गौर कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये वेव का जो मीडियम का पार्टिकल है, जो वेव के साथ शुरू में इक्वी डिस्टेंस बनाते हुए वहाँ पर मोशन कर रहा है। अब क्या होगा, कहीं पर क्या होगा कि पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ही क्लोज होंगे, बहुत नज़दीक होगा, और फिर क्या होगा कि कुछ जगह ऐसा होगा कि पार्टिकल बहुत दूर दूर में होंगे, बहुत दूर दूर में होंगे। ठीक है, फिर कहीं होगा कि बहुत नज़दीक नज़दीक में होगा, इस तरह से होगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये जो पार्ट होता है जहाँ पर जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है जो आपस में बहुत ही क्लोज है, इस मीडियम को, इस चीज़ को बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? कंप्रेशन। कंप्रेशन के दौरान डेंसिटी जो होता है पार्टिकल का वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगला देखिए कि ये जो पार्ट है जहाँ पर पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, इस चीज़ को बोलते हैं रेरिफेक्शन। क्या बोलते हैं? रेरिफेक्शन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। रेरिफेक्शन में क्या होगा? डेंसिटी काफ़ी कम होगा। अब इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो कंप्रेशन को हम लोग संपीड़न बोलते हैं, संपीड़न। जबकि रेरिफेक्शन जो होता है इसको बोलते हैं प्रतिरूप, प्रतिरूप। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं इस चीज को। आपके सामने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है आपका पी वेव्स का। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने एनिमेशन से आपको बतलाने का कोशिश किया हूँ। आप देखिएगा कि जहाँ पर जो वेव मोशन कर रहा है इसमें दो हिस्सा है। एक हिस्सा में देखिएगा कि ये जो अभी आगे की ओर इस तरह से बढ़ रहा है, उसमें देखिएगा जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है, यानी वो जो पार्ट है वो कंप्रेशन का पार्ट हो गया। और ये जो मोशन नहीं कर रहा है वो हिस्सा में देखिएगा कि पार्टिकल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर है, तो वहाँ पर वो रेरिफेक्शन का पार्ट वो हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पी वेव्स जो है, यानी जो हमारा पी वेव्स है वो किस तरह का वेव होगा? आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं।
देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ये है आपका एक स्लिंकी का है, स्लिंकी स्प्रिंग का है। अब इसमें क्या है, मैंने इसे एनसीईआरटी से लिया हुआ हूँ, तो आप इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिएगा कि दोनों हाथों से मान लीजिए कि स्प्रिंग को इस तरह से खींच लिया गया है और फिर बाद में एक हाथ से स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करते हो या छोड़ देते हो तो क्या होगा कि आप देखिएगा स्प्रिंग का शेप कहीं कहीं इस तरह से हो जाएगा, एक दूसरे के पास दिखेगा, कहीं कहीं एक दूसरे से दूर दिखेगा। तो जहाँ जो स्प्रिंग का जो पार्ट्स है यानी जो मटेरियल्स है वो एक दूसरे के पास होंगे वो कंप्रेशन कहलाएगा, जहाँ दूर होंगे वो रेरिफेक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से देखिएगा कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन, इस तरह से करके जो पार्टिकल्स है वो डिसाइड कर रहे हैं कि वेव कैसा नेचर का होगा। तो वेव ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर का होगा। तो ये भी एग्जाम्पल में आ सकता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको बोलेंगे, वो कैसे बढ़ेगा, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन, इस तरह करके वो आगे बढ़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है आपके सामने आपके लिए, इसमें ट्रांसवर्स वेव भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो साउंड वेव होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है। इसमें क्या है कि दो एंड से वायर को बांधा हुआ गया है और फिर यहाँ पर जब हम मोशन देते हैं, जब भी आप मोशन दीजिएगा तो क्या होगा कि पार्टिकल जो है वो इस तरह से मूव करेगा, इसी तरह का मूवमेंट होगा, यानी कहीं ना कहीं ये जो फॉर्म वेव बनाएगा ये किस तरह का वेव बनाएगा, ट्रांसवर्स वेव बनाएगा। लेकिन इससे जो ध्वनि निकला यानी जो साउंड निकला, उस साउंड की वजह से क्या होगा कि जो सामने वाला पार्टिकल्स होगा वो कंप्रेशन करेगा और फिर उसके सामने वाला रेरिफेक्शन यानी जहाँ पर पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज होंगे वो कैसा होगा, कंप्रेशन होगा, और जहाँ पर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो रेरिफेक्शन होगा। इस तरह से कंप्रेशन, रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफेक्शन, ऐसे करके साउंड वेव्स आपका आगे की ओर प्रोपागेट करता है। ठीक है। अब देखिए जहाँ पे कंप्रेशन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी ज़्यादा है, और डेंसिटी ज़्यादा है यानी वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा कि नहीं, बिल्कुल ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने दिखाया हूँ कि इंक्रीज्ड प्रेशर, और जहाँ पर डेंसिटी कम है, जैसे यहाँ डेंसिटी कम था तो यहाँ पर डिक्रीज प्रेशर, और फिर इंक्रीज प्रेशर, फिर डिक्रीज प्रेशर, ऐसे करके आपका साउंड वेव्स बढ़ता है। ठीक है। तो ये सब सारे एग्जाम्पल थे आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के, और इससे पहले हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल देखा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और अगर किसी तरह का दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ और पॉइंट्स मैं बतला देता हूँ आपको जो एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पर आप देखिएगा कि एक जो है थोड़ा सा अंतर के साथ में सवाल जनरली पूछा जाता है। सवाल ये पूछा जाता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो कौन कौन से मीडियम से होके मूव करता है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही मीडियम में आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपागेट होता है, जबकि आपका जो है ट्रांसवर्स वेव जो होता है, ट्रांसवर्स वेव जो होगा वो उसके लिए जो मीडियम होगा वो हमेशा सॉलिड मीडियम होगा, सॉलिड मीडियम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों ही पॉइंट आप याद कर लीजिए, ये सवाल पूछता है। ठीक है। और अगर कभी लिक्विड में भी ट्रांसफर होना होगा तो मेनली क्या होता है, सरफेस में ट्रांसफर होता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो ये मेरा पूरा आज का ये पूरा सेशन था और मैं आज के इस सेशन को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा सेशन पसंद आएगा, और आप प्लीज़ अपने बहुमूल्य कमेंट हमें ज़रूर दें ताकि हम लोग उसके हिसाब से अपना वीडियो को सुधार कर सकें और आपके लिए हम लोग और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आ सकें, और इससे आपको एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.